नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 11 की जो वितान पुस्तक है उसमें अगला जो अध्याय है वो है अनुपम मिश्र जी के द्वारा लिखा गया राजस्थान की रजत बूंदें। मतलब राजस्थान की रजत बूंदें का शाब्दिक अर्थ होता है राजस्थान में जो बारिश की बूंदें होती हैं उनको चांदी की बूंदों के समान माना जाता है, यानी वर्षा बहुत ही कम होती है। इस बात से तो आप सभी वाकिफ़ हैं। सबसे पहले अपन को लेखक का जन्म और मृत्यु ध्यान में रखना चाहिए। 1948 में इनका जन्म है वो वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था और देहांत 2016 में हुआ था। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर उन्होंने 20 पुस्तकों का लेखन कार्य किया है अब तक, जिसमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित पुस्तकें हैं इनकी। इनका अच्छा प्रश्न ये बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि अनुपम मिश्र के द्वारा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर अब तक कितनी पुस्तकें लिख दी, तो 20 पुस्तकों का लेखन कार्य इन्होंने कर दिया है। ये शब्द अपन विद्यार्थी जीवन में छोड़ जाते हैं, इनको रटते रहते हैं और ये पूछता नहीं है, अगला पीछे से उठा लेता है। ध्यान रखना 20 के करीबन किताबें उन्होंने लिख दी हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई है। 1977 में इन्हें गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से भी इनका संबंध रहा है। यह तो है लेखक का परिचय। महाराष्ट्र में जन्मे 1948 में और पर्यावरण मुद्दों पर 20 किताबों का अब तक लेखन कार्य इन्होंने कर दिया है। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें मुख्य पुस्तकें हैं इनकी। राजस्थान की रजत बूंदें, ध्यान रखना ये पाठ की विधा बाय द वे पूछता नहीं, अपन इसकी अगर पूछ ले और आपको किताब में नहीं मिला है तो ये एक रिपोर्ट आ जाए। इन्होंने एक ये रिपोर्ट तैयार की थी कि राजस्थान की रजत बूंदें, यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या की समाधान मात्र नहीं है, यह जमीन की अतल गहराइयों और जीवन की पहचान भी है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी के हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में, संगीत में गद्य की पहचान है और इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले, यह वितान की उपलब्धि है। वितान मतलब पुस्तक का नाम जोड़ दिया है लेखक ने यहाँ पर। समझ रहे हो ना बात को। अब अपन शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय, राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र। सीने में तरबतर चेलवांजी, तरबतर का मतलब पूरी तरह से गीला, और चेलवांजी होता है चेजारा। जो राजस्थान के विद्यार्थी आराम से समझ रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट वालों को भी मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। हमारे क्या है कि लोक भाषा में चलने वाले जो शब्दार्थ होते हैं ना, वो हर एक स्टेट के, हर एक राज्य के अलग अलग होते हैं, हर एक क्षेत्र के अलग होते हैं। तो सीने में तरबतर यानी पूरी तरह से गीला, चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं, यानी तरबतर हो गया पूरा उसका जो शरीर पर कपड़े पहन रखे हैं वो, और चेजारा है वो कुई के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती गई है, यानी जो जो अंदर खोदेंगे तो भीतर गर्मी बढ़ेगी। और कुई का व्यास गहरा बहुत ही संकरा होता है। कुई ध्यान रखना संकरी होती है और कुआं थोड़ा चौड़ा होता है। उखड़ू बैठे चेलवांजी, उखड़ू का मतलब होता है उकड़ू। उकड़ू बैठना राजस्थान के विद्यार्थी तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उकड़ू बैठेंगे ना तो अपने जो पैर है ना, ये पैर यहाँ पर टिके रहेंगे और ये अपने ऊपर वाले जो पैर हैं वो उधर जो छाती है, अपना सीना है, उसके लग जाते हैं। तो उकड़ू ऐसे ही बैठा जाता है। समझ गए होंगे मैं जैसे तस्वीर बना रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग, है ना। वो ये आगे से उनके हाथ निकल आएंगे तो उकड़ू बैठते हैं ना। तो उकड़ू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी पड़ी है, यानी उनकी पीठ और छाती से एक हाथ की दूरी पर ही मिट्टी है, यानी ये कोई संकड़ी है। और यहाँ पर वो उकड़ू बैठा हुआ है तो एक ही हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह है में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फिर फावड़े से नहीं हो सकता, बल्कि खुदाई यहाँ पर बसोली से होती है। बसोली एक खोदने का औजार होता है, बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का एक छोटा फावड़े जैसा औजार होता है, छोटा सा होता है वो। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कुई की खुदाई किससे की जाती है? बसोली से। ध्यान रखना बसोली, ये नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का बना हुआ होता है उसका, यानी फावड़े से थोड़ा छोटा होता है ये। कुई की
गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े हुए जो लोग हैं वो बीच बीच में मिट्टी भर करके रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिससे कि ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकती जाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौट आती है। और इतने ऊपर से फेंकी जा रही जो रेत है उसके कण नीचे काम कर रहे चेलवांजियों के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए चेलवांजियों अपने सिर पर कांस्य या पीतल का एक अन्य धातु का कोई बर्तन यानी टोप पहने हुए रहते हैं, यानी सिर में नहीं लगे उनके, यानी सिर में लगने का क्या रहता है, डर रहता है चेलवांजियों को, इसलिए वो एक टोप पहने हुए रहते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद में चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या फिर बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ में ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत है, कुछ कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप उससे चेलवांजियों के सिर का बचाव करता है, यानी टोप होता है ना ऊपर, हेलमेट समझ लो आप यार, है ना। चेलवांजी यानी चेजारो, समझ गए ना। चेलवांजी मैंने आपको बताया चेजारा जो चिनाई का काम करता है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने का दक्षतम लोग होते हैं, यह काम चेजा कहलाता है, यानी चिनाई और खुदाई करता है ना उसको चेजा बोलते हैं। चेजारू जिस कुएं के काम कर रहे हैं वह भी देखो, उकड़ू पंजे के बल पर घुटने मोड़कर बैठना, उकड़ू उसको बोलते हैं। तो कुएं को बना रहे होते हैं चेजारू, वह भी क्या करते हैं, कोई सावधान ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग होता है और कुएं स्त्रीलिंग होता है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं को कहीं से कम नहीं है, यानी गहराई है वो कुएं के बराबर होती है, व्यास छोटा होता है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कम ज़्यादा होती रहती है, यानी किसी क्षेत्र में पानी ऊंचाई पर होता है तो कम गहरी होती है, निचाई पर होता है तो और ज़्यादा खोदना पड़ता है तो अधिक गहराई हो जाती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी भूजल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती है जैसे कुआं जुड़ता है, यानी कुआं तो डायरेक्ट जुड़ता है, और कुएं वर्षा के जल को एक बड़े विचित्र ढंग से समेटती है अपने अंदर। तब भी जब वर्षा नहीं होती है, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, यानी अलग ही तरीके से इसमें क्या होता है, पानी आता है। वो देखिए कैसे आता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यहाँ पर वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, यानी धरती के अंदर चला जाता है पानी बरसात का। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ में 50-60 हाथ नीचे भी खड़िया पत्थर की एक नीचे पट्टी होती है, मतलब जिप्सम की पट्टी होती है एक नीचे धरती के अंदर, वो दिखाई नहीं देती है। अब दिखाई कहाँ से देगी, 50-60 हाथ नीचे या फिर 65-70 हाथ तक वो नीचे रहती है, इसलिए वो खड़िया पत्थर की मिट्टी दिखाई नहीं देती है। पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। 60 हाथ नीचे क्या खाक दिखाई देगी। अब देखो उकड़ू ऐसे बैठा जाता है, अब आराम से देख सकते हो आप लोग, उकड़ू ऐसे बैठा जाता है, ये आदमी उकड़ू बैठ करके खुदाई कर रहा है। ऐसे नक्षत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में भी हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, यानी कुओं का पानी राजस्थान में खारा है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम में आता है, यानी कई लोग होते हैं उनका पीढ़ियों का अनुभव भी काम में आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे कोई ऐसी पट्टी चल रही है, यानी बरसात का पानी बैठे नहीं ऊपर ही रह जाता है काफ़ी समय के लिए, तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर मतलब जिप्सम की पट्टी है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोक देती है, यानी बीच में ही रोक देती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह के नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की सतह फैल जाता है, यानी चारों तरफ फैल जाता है, गीला कर देता है, नीचे नीचे पता नहीं चलता ऊपर से। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक ऐसी अनोखी उदारता काम आती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, रेत के जो कण होते हैं बहुत बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के जो कण होते हैं उनकी तरह एक दूसरे से वो
चिपकते नहीं है। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है, यानी जहाँ पर लगाव होता है वहाँ पर अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, यानी परस्पर चिपकते हैं वह अपनी जगह भी छोड़ते हैं, और इसीलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। और जैसे दोमट या फिर काली मिट्टी के क्षेत्र में, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद भी धूप निकलने पर जो मिट्टी के कण होते हैं, धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की जो संचित यानी इन दरारों में गर्मी पड़ते ही जो भाप बन करके वापस वातावरण में लौटने लग जाती है। पर राजस्थान है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ पर परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता है, यानी लगाव नहीं है तो अलगाव भी उसमें नहीं होगा। पानी गिरने पर कण थोड़ी भारी हो जाते हैं, यानी पानी गिरता है तो मिट्टी भारी हो जाती है, पर अपनी जगह नहीं छोड़ती, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं, यानी धरती फटती नहीं है। ऐसे कई जगह देखते हो ना आप, फटी फटी नजर आती है ना, वो फटती नहीं है राजस्थान की धरती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती रहती है, तो दूसरी तरफ ऊपर से रेत के असंख्य कणों का कड़ा इसमें पहरा भी बैठा रहता है, यानी वो ऊपर भी नहीं उड़ने देते हैं पानी को। इस हिस्से की बरसी बूंदें रेत में समाकर नमी में बदल जाती हैं। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट उसकी खाली जगहें में चारों तरफ से रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती हैं और बूंद रिसती हैं और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के गागर में अब अमृत जैसा मीठा पानी भी मिलता है, मतलब कुइयों के माध्यम से। इस अमृत के पानी के लिए मरुभूमि में समाज में खूब मंथन किया है लोगों ने, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित कर दिया, और इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी के 3 रूपों में बांटा, यानी पानी को 3 अलग अलग तरीकों से बांट दिया। कैसे? पहला रूप तो होता है पालर पानी, यानी सीधा जो अपन बरसात से मिलने वाला पानी होता है उसको क्या कहते हैं? पालर पानी। अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि सीधा बरसात का पानी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पालर पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका भी जा सकता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छुपा है, इसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। यानी आदि पालर पानी कैसे कैसे मिल सकता है, जैसे तालाब में, बावड़ियों में, इस प्रकार से झीलों में, नहरों में। ऐसे पानी का दूसरा रूप होता है पाताल पानी कहलाता है। वह भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। एक पाताल पानी यानी ऊपर से बरसता है सीधा पाताल में चला जाता है, वो कुओं के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच में एक तीसरा पानी होता है जिसे रेजा पानी कहा जाता है। रेजा पानी जो कि खड़िया, जो पट्टी वाली बात आई थी ना, वही, जो कि धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया। रेजानी वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या फिर सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है कि बरसात का पानी नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रेजा का। और रेजा माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन भी वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे, यानी 5 इंच भीतर समा जाएगा तो 5 अंगुल रेजा कहेंगे उसको, यानी नापने की जो सेंटीमीटर होता है ना उसको मतलब रेजा के नाम से संबोधित करते हैं। तो अच्छा प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से कि पानी की सेंटीमीटर को नापने के वाली उस पद्धति को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो रेजा। रेजा पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, यानी वो पाताली पानी होता है उससे अलग रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजा पानी धीरे धीरे नीचे जाकर के पालर पानी में मिलकर अपना एक विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पालर पानी खारा है तो रेजा पानी भी उसमें मिलकर के खारा हो जाता है, यानी ऊपर का पानी जाएगा वो भी खारा हो जाएगा, नीचे पाताल में दोनों एक हो जाएंगे। अब देखिए, इस विशिष्ट रेजा पानी को समेटने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की एक कुई 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारी कुशल और सावधानी से पूरी ऊंचाई से उसको नापते हैं, यानी गहराई इसकी खुदाई करते हैं। चेजारा, चेजा यानी निचाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण होता है। उसमें थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है तो चेजारों के प्राण ले सकती है वो, यानी अंदर गिर सकता है वो। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाल दिया जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक करके
अब तक पूरे होज के काम की पहले चुनाई करते हैं। जैसे इतना खोद दिया मान लो, तो इसको पहले यहाँ तक क्या करेंगे, चिनाई करेंगे, ठीक है। फिर नीचे वाला है, इसकी चिनाई करेंगे, फिर उसके बाद में नीचे खोदेंगे, ऐसे खोदते जाते हैं, पहले उसकी चिनाई करते हैं। अगर उसकी चिनाई नहीं करें तो क्या होता है पता है, कि अब तक हौज के काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं, वरना ऊपर से मिट्टी अंदर गिर सकती है और अंदर काम करने वाले जो चेजारे हैं, चेलवान जी हैं, वो मर सकते हैं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर के रेत के नीचे तेजी से फेंकी जाती है। तो मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को वहां से यहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहारे चेलवांजू को राहत दे जाती है। यानी थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से डालते हैं, ताज़ा मिट्टी। वह कुएं बनाने वाला यह कठिन जो काम है और भी कठिन हो जाता है, और किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से कार्य भी किया जाता है। मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। जब मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता तो रस्से से बांधते हैं। देखो कैसे, कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की एक घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। खींप तो जानते हैं राजस्थान के सभी बच्चे, उसका पहले मतलब एक रस्सा बनाया जाता है, जिसका मतलब राजस्थानी भाषा में गूंचड़ो नाम से जानते हो आप लोग, गाँव से ताल्लुक रखते हो सभी। वो तो चेजर खुदाई करते समय और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3-4 अंगुल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं, मतलब गूंचड़ो बांटने लगते हैं। अब उसका नाम रस्सा हो गया है। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं को कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। उसके तल पर दीवार के साथ सटा करके रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर तीसरा, चौथा, इस प्रकार से उसके ऊपर क्या है कि गोले बिछाए जाते हैं। खींप घास जो होती है उससे बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, और बंटी हुई जो लड़ियां हैं, बंटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंस करके मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले ही दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से के पहले ही दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह से सरका दी जाती है। ऊपर छुट्टी जो दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाऊ रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए 10-15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। ये काफी लंबा रस्सा होना चाहिए, और 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। और अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ से आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, यानी आम लोगों को पता नहीं चल रहा। यानी वो खींप होती है ना, एक प्रकार की घास जिसमें रस्सा बनाया जाता है। अब क्या होता है कि खींप कहीं न तो ज्यादा होती है, तो क्या करते हैं वहां पर पत्थरों का काम करते हैं। तो देखिए, कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खींप मिलती है, लेकिन रेजा पानी है तो वहां भी कुइयां जरूरी बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लंबे लठों से की जाती है। लठ जैसे अरना जानते हो ना, खेतों में होता है, उसमें बड़े केरे और बाव बावल और कुमट के पेड़ों की यानी लंबी लंबी डालियां होती हैं, डगाड़ों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की मानी जाती है। अरना होता है ना, उसकी लकड़ी अच्छी मानी जाती है। पर उम्दा या फिर मध्य दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम में लिया जाता है। लठ नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसा करके सीधे खड़े कर लिए जाते हैं, और फिर उन्हें खींप की रस्सी से बांध दिया जाता है। कहीं कहीं चक्की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह है बंधाई, यानी ये रस्सियाँ वो बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपिणी भी कहते हैं। यानी ये रस्सी है वो बंधाई कुंडली का आकार ले देती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सांपिणी के नाम से भी जाना जाता है। नीचे खुदाई और चुनाई का काम कर रहे चेलवांजियों को मिट्टी की खूब परख रहती है, यानी नीचे काम करते हैं ना, उनको पता रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चेजारों ऊपर आ जाते हैं, मतलब पानी आ गया, उनको पता चलता है। कुएं की सफलता यानी
सजलता उत्सव का एक अवसर बन जाती है, यानी कुई सही बन जाती है तो एक मतलब त्योहार होता है वहाँ के लोगों के लिए। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है। मतलब चेजारे जो होते हैं चेलवान जी, उनकी बहुत आवभगत की जाती है, बहुत मान सम्मान किया जाता है। पर पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन किया जाता है, यानी एक भोजन की व्यवस्था की जाती है। सारे गांव के लोग भोजन करते हैं मिल करके। चेलवान जी को विदाई देते समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का ये संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता है जिस दिन वो पूरी कुई बना देता है। आंच प्रथा होती है एक। आंच प्रथा का मतलब होता है कि इसके अंदर के खुदाई करने वाले जो होते हैं ना, उसको वर्ष भर सम्मानित किया जाता है। वर्ष भर 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मांगलिक अवसरों में उसको नेग यानी भेंट यानी गिफ्ट दी जाती है। और फसल आने पर खलियान में उसके नाम की एक अलग अनाज की ढेरी भी बना दी जाती है। देखो इतना सम्मान दिया जाता है चेलवांजियों को, चेजारों को। अब सिर्फ मजदूरी देकर ही काम कराने का रिवाज रह गया, आजकल कोई नहीं देता। कोई एक टाइम था, एक समय था, उस समय में इतनी आवभगत की जाती थी, इतना मान सम्मान दिया जाता था। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांव में जैसे पल्लीवाल ब्राह्मण है ना, और मेघवाड़ अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, जो हाथों से 100-200 वर्ष पहले बनी पार यानी कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। यानी 100-200 साल पहले पल्लीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई कुइयां आज भी पड़ी हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण होते हैं। यानी कुई का मुंह छोटा क्यों होता है? रेत में जमा पानी से पानी की क्या होती है, रेत में जमा पानी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रसती हैं। ये देखो ये कुई है, छोटा सा व्यास है, और ये जो अंकल जी खड़े हैं ये पानी निकाल रहे हैं। ताऊ जी बोल सकते हैं राजस्थानी भाषा में, ताऊ जी पानी निकाल रहे हैं। तो ये बूंद होती हैं वो बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कोई मुश्किल से इतना ही पानी दे पाती है। यानी दिन भर में एक कुई है वो बहुत ही कम 2-3 घड़े पानी देती है, इतना ही पानी जमा कर सकती है। इसमें 2 या 3 घड़े भर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि दिन भर में कुई कुई से कितना पानी निकाल सकते हैं? तो 2 या 3 घड़े। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसके ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। यानी पानी फैल जाएगा तो निकल नहीं पाएगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस करके आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले में चड़स का उपयोग इसी कारण से किया जाता है। यानी चड़स होता है ना, चमड़े का बना हुआ, उसका। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है और मोटे कपड़े या फिर चमड़े के चड़स के मुंह पर लोहे का एक वजनी कड़ा बांध दिया जाता है और चड़स पानी से टकराता है। ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा में पानी में भी वह डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठाते हुए चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, यानी पूरी तरीके से भर करके ऊपर आता है। पिछले ही दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास में सड़कें निकाली गई हैं, ट्रक दौड़ रहे हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़स बनने लग गई। यानी ट्रक होते हैं ना, उनके टायर से बनाई जाती है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बना करके उड़ने से रोक नहीं सकेगा, यानी चौड़ा होगा तो पानी उड़ जाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक करके रखना भी बहुत जरूरी होता है, यानी ऊपर से ढक देते हैं। और छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन से ढका होता है। ये देखो ये कुएं है, इसको ढक रखा है ऊपर से लकड़ियों से, यानी ढके हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस के एक छोटी सी टहनियों से बने हुए ढक्कनों का उपयोग किया जाता है। जहां नई सड़कें निकली हैं और उस तरफ नए अपरिचित लोगों को आवक जावक बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। और इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर तो छोटे छोटे ताले भी लगने लग गए हैं, क्योंकि लोग पानी का व्यर्थ में बर्बाद कर देता ना, इसलिए ताले कुई के ऊपरी यानी ऊपरी पानी खींचने के लिए लगी गिरनी जो चक्री होती है ना, उस पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि कुई के ऊपर पानी को खींचने के लिए क्या लगी होती है? गिरनी। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर गिरनी या फिर चक्री भी लगाई जाती है। ये है गरेड़ी, चरखी या फिर फरेड़ी भी कहलाती है। ऊपर जो गिरनी के ऊपर जो चक्री लगाई जाती है ना, उसको गरेड़ी, चरखी या फिर फरेड़ी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय ये है गुल्लेल के आकार के एक मजबूत तने को काट करके उसके आर पार छेद बना करके लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं।
उड़ाक और चरखी के बिना इसकी गहराई और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत ही कठिन काम बन जाता है। यानी उड़ाक और चरखी के बिना पानी नहीं निकल सकता है। उड़ाक और चरखी जो है वो चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाते हैं। पानी बीच में उछल कर गिरता नहीं है और वजन खींचने में इसमें सुविधा भी होती है। यानी गोल गोल होती है ना, वो आराम से घूमती रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए इस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुइयां बनती जाती हैं और ऐसे क्षेत्रों में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल सकती हैं आपको। हर एक घर की एक नई कुई होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक कुइयां भी बन सकती हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। यानी संपत्ति का अपने विभाजन कर लेते हैं, लेकिन कुइयों का ऐसा नहीं होता है। हर एक की अपनी कुई है, उसे बनाने और उसमें पानी लेने का हक सिर्फ और उसी का है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वहाँ गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है और उस जगह बसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी में साल भर कुइयों में पानी वो भर सकेगा। यानी पानी है वो आराम से यूज में ले सकता है। नमी की जो मात्रा होती है, इसमें नमी की जो मात्रा होती है वो वहाँ की वर्षा तय करती है कि वर्षा कितनी हुई है। अब उस क्षेत्र में बसने वाली हर नई कुई का अर्थ यह है कि पहले तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयां का ग्राम समाज पर अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरी पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए स्वीकृति देता है, नई कुई की वो स्वीकृति नहीं देते हैं गाँव वाले। हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारते हैं ये कुइयां, क्योंकि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का सभी ख्याल करते हैं, तो मीठा अमृत जैसा पानी देती है ये कुई, उसका भी ख्याल करते हैं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली वेला यानी शाम के समय कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदानों में 30-40 कुइयां एक साथ घूमती हैं। गिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और चरसी समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं और रात भर और अगले ही दिन भर कुइयां आराम करेंगी। बस शाम के समय 2-3 घड़े निकाले जाते हैं। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुइयां भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्रों में ये पट्टी चलती है। यानी ये जिप्सम की पट्टी इन्हीं क्षेत्रों में चलती है और इसी कारण वहाँ पर गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव में खडेरों की जो ढाणी है उसमें तो 120 कुइयां हैं। यानी 120 का मतलब 120 कुइयां, 120 कुइयां थी। लोग इस क्षेत्र को 6BC यानी 6 × 20 120 कुइयां के नाम से 6BC के नाम से जानते थे उस गांव को। कहीं कहीं उन्हें पार भी कहते हैं। ध्यान रखना, कुइयों को क्या कहा जाता है? पार। जैसलमेर, बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, इसीलिए उन गांवों के नाम के आगे क्या जुड़ता है? पार जुड़ता है। जैसे जानेर, जानेर आलो पार, सिरगू आलो पार। जैसे अपने चूरू जिले में सरदार से तहसील में सर लगता है, वहाँ पर ये सरोवर तालाब होते हैं, उस वजह से सर जुड़ता है इन गाँवों के आगे, तो इसके आगे पार जुड़ता है। अलग अलग जगहों में खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम होते हैं। कहीं पर चारोली बोलते हैं खड़िया पट्टी को, तो कहीं पर धांधड़ो बोलते हैं, तो कहीं पर बिटरो बिल्लियों के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे नाम खड़िया पट्टी के हैं। ध्यान रखना कि चारोली है, धादड़ो है, धड़धड़ो है, बिटरो बिल्लियो है। तो कहीं इस मिट्टी का नाम खड़ी भी मिलता है आपको, और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठे पानी देती खड़ी रहती हैं ये कुइयां। इसी खड़ी के बल पर ही खारे पानी के बीच में मीठा पानी देती रहती हैं ये कुइयां, वहाँ पर खड़ी रहती हैं। तो खड़िया पट्टी है जो आपको बताई है, उसी खड़िया पट्टी के अलग अलग नाम भी बता दिए हैं। आशा करता हूँ पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ में आया होगा। कैसे कहाँ से प्रश्न बनने चाहिए वो भी अपन ने चर्चा की है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।